जी कैफ 3 लेक्चर नंबर 17 का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हमने दो कंसेप्ट स्टडी करने हैं। एक बोर्ड मीटिंग के हवाले से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को हम डिस्कस करेंगे, और दूसरा इंडेमनिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड। रेफरेंस आपके सामने है और इसका स्टार्ट, लेक्चर के स्टार्ट में ओवरव्यू भी आपने नोट कर लिया होगा, जो हमने कंसेप्ट स्टडी करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग कहते किसको हैं? बोर्ड मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है उसे हम बोर्ड मीटिंग कहते हैं। जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है मेंबर्स की, उसे हम जनरल मीटिंग कहते हैं। बोर्ड मीटिंग के से रिलेटेड कंसेप्ट्स क्या हमारे सिलेबस में? फ्रीक्वेंसी कब कब हुआ करेगी। लॉ सिर्फ पब्लिक कंपनी के केस में प्रेस्क्राइब करता है कि पब्लिक कंपनी की बोर्ड मीटिंग वंस इन ईच क्वार्टर, यानी 3 महीने में एक दफा होना लाजमी है। याद रखिए, इसका यह मतलब नहीं है साल में 4 दफा होना, नहीं, 3 महीने में एक दफा। अगर आप पूरे साल के 11 महीने कोई मीटिंग कंडक्ट नहीं करवाते बोर्ड मीटिंग, और दिसंबर के महीने में 4 मीटिंग्स कंडक्ट करवा लेते हैं, तो लीगल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। लीगल रिक्वायरमेंट तब पूरी होगी जब आप हर 3 महीने में एक, कम से कम एक मीटिंग कंडक्ट करवाएंगे। एक से ज्यादा करवा सकते हैं, इससे कम नहीं। यानी हर महीने बोर्ड मीटिंग हो सकती है, हर 2 महीने बाद एक बोर्ड मीटिंग भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 3 महीने में एक मीटिंग करवाना लाजमी है। और ये पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी प्राइवेट कंपनी चाहे तो बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करवाए, चाहे ना करवाए। फिर उसके बाद दूसरा कंसेप्ट है कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग। कोरम किसको कहते हैं? कोरम का मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो किसी मीटिंग में मौजूद होना जरूरी है ताकि उस मीटिंग को स्टार्ट किया जा सके, उसे कंडक्ट करवाया जा सके। ये कोरम का लफ्ज आप बोर्ड मीटिंग के कंटेक्स्ट में भी स्टडी करेंगे, कोरम का लफ्ज आप जनरल मीटिंग के कंटेक्स्ट में भी स्टडी करेंगे। कोरम मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो जरूरी है किसी भी मीटिंग को कंडक्ट करवाने के लिए, उसे स्टार्ट करवाने के लिए। तो अनलिस्टेड कंपनी, अब देखिए आपको पता है पब्लिक कंपनी की 2 टाइप्स हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड। और चूंकि रिक्वायरमेंट बोर्ड मीटिंग की पब्लिक कंपनी की है, तो इसीलिए कोरम में उसने बता दिया अगर लिस्टेड है तो कोरम क्या है, अनलिस्टेड कंपनी का कोरम क्या होगा। अगर लिस्टेड कंपनी है तो कोरम होगा 1/3 ऑफ टोटल मेंबर आर 4 विच एवर इज हायर, जो ज्यादा है। जैसे फर्ज कीजिए अगर डायरेक्टर की तादाद है 7, तो 1/3 आर 4 विच एवर इज हायर। 1/3 अगर कैलकुलेट करेंगे वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 4। तो अगर डायरेक्टर की तादाद 7 है, टोटल डायरेक्टर 7 है, तो कोरम होगा 4। यानी 4 डायरेक्टर मीटिंग में मौजूद होंगे तो फिर मीटिंग स्टार्ट होगी, वरना नहीं होगी। और अगर डायरेक्टर्स की तादाद है फर्ज कीजिए 20, तो उस सूरत में 1/3 आर 4 विच एवर इज हायर, तो 20 देखें तो वो मोर देन 6 आएगा आंसर। 20/3 करेंगे तो मोर देन 6 हमने राउंड ऑफ करना है, यानी 6 नहीं 7 डायरेक्टर होना जरूरी है। अब यहाँ पे 6.67 डायरेक्टर्स भी आप नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 6.67 पॉसिबल नहीं है ना डायरेक्टर। तो 7 डायरेक्टर आर 4 विच एवर इज हायर, तो 7 डायरेक्टर्स कोरम हो गए। यानी अगर टोटल डायरेक्टर की तादाद 20 है तो कोरम कितने डायरेक्टर्स का होगा? 7 का। और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से जो डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उन्हें भी काउंट किया जाएगा। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक अच्छी एडिशन है जो लॉ ने ऐड की है टेक्नोलॉजी को सामने रखते हुए। पहले अगर फर्ज कीजिए मीटिंग हो रही है कराची में, तो जो अगर आप उस मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं तो आपको फिजिकली कराची में मौजूद होना पड़ता था, वरना आप उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाते, आपको एब्सेंट कंसिडर किया जाता था। लेकिन अब चूंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से, जैसे व्हाट्सएप के जरिए से आप वीडियो कॉल करते हैं एक दूसरे को, उसी तरह मीटिंग्स के लिए भी ये अरेंजमेंट फॉर्मल लेवल पे इसी तरह की मिलती जुलती अरेंजमेंट की जा सकती हैं। जैसे जूम मीटिंग है, उसके जरिए से आप क्लासेस भी ले सकते हैं, उसके जरिए से मीटिंग भी कंडक्ट करवा सकते हैं। वो जूम बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है वो मीटिंग्स को कंडक्ट करवाने के लिए है, उसके और यूज भी हो सकते हैं, इसलिए हमने उसे अपने टीचिंग में भी ऐड कर लिया। तो इस तरह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से अगर कोई बंदा लाहौर में बैठा है, मीटिंग कराची में हो रही है, तो याद रखिए उसे भी मीटिंग में प्रेजेंट एज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से जो पार्टिसिपेट करेगा वो भी काउंट किया जाएगा मीटिंग में मौजूद है, चाहे मीटिंग इस्लामाबाद में हो रही हो और वो खुद सखर में मौजूद हो। फिर लॉ एक एक्सेप्शनल सिचुएशन को डिस्कस करता है, कोरम फॉर कैजुअल वैकेंसी। फर्ज कीजिए कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई
और रिमेनिंग डायरेक्टर कोरम से कम बच गए। जैसे फर्ज कीजिए एक लिस्टेड कंपनी के केस में कोरम था 10 डायरेक्टर्स का, 10 डायरेक्टर्स का, और किसी वजह से कुछ डायरेक्टर्स प्लेन पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे, प्लेन क्रैश हो गया, उनकी डेथ हो गई और रिमेनिंग डायरेक्टर बच गए 8। अब मीटिंग स्टार्ट करने के लिए तो कम से कम 10 डायरेक्टर की जरूरत है, लेकिन बाकी डायरेक्टर बचे 8। इस लिहाज से तो कोरम अब सारी जिंदगी पूरा हो ही नहीं सकता। तो इस एक्सेप्शनल सिचुएशन को लॉ एड्रेस करते हुए कहता है अगर कभी कैजुअल वैकेंसी की वजह से जो रिमेनिंग डायरेक्टर हैं, कुछ डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाए, रिमेनिंग डायरेक्टर कोरम की तादाद से कम हो, तो फिर हम कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए सिर्फ इस पर्पस के लिए जो बाकी के डायरेक्टर्स होंगे उन्हें समझेंगे वही कोरम है। यानी फॉर द पर्पस ऑफ फिलिंग कैजुअल वैकेंसी 8 डायरेक्टर को ही अज्यूम कर दिया जाएगा ये कोरम है। हालांकि असल असूल के मुताबिक कोरम 10 बनते हैं। हाँ, जब डायरेक्टर्स फिल कैजुअल वैकेंसी फिल हो जाएगी उसके बाद हमारा नॉर्मल रूल अप्लाई होगा, यानी 1/3 और 4 विच एवर इज हायर। और अनलिस्टेड कंपनी के केस में जो कोरम होगा वो आर्टिकल्स में जो बताया जाएगा वो ही कोरम होगा, आर्टिकल्स वाली चीज ही कोरम होगी। ठीक है, तो फर्ज कीजिए अब आपको पता है लिस्टेड कंपनी के केस में मिनिमम डायरेक्टर कितने होना जरूरी है? 7। अगर एक कंपनी के 7 डायरेक्टर है, 7 ही है फर्ज कीजिए, उसका कोरम कितना होगा? 1/3 और 4 विच एवर इज हायर। कितना बनता है? 4। तो 4 डायरेक्टर्स होना जरूरी है ताकि मीटिंग कंडक्ट हो सके। अगर फर्ज कीजिए 4 डायरेक्टर किसी बहरी जहाज में जा रहे थे, बहरी जहाज डूब गया, बाकी डायरेक्टर कितने बचे? 3। अब मीटिंग होगी कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए, क्या मीटिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। इस असूल के मुताबिक देखें तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कम से कम 4 डायरेक्टर होने चाहिए और बचे 3 है। लेकिन कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए रिमेनिंग डायरेक्टर 3 को ही मान लिया जाएगा ये कोरम है और कैजुअल वैकेंसी फिल की जाएगी। हाँ, कैजुअल वैकेंसी फिल होने के बाद जो बाकी के मामलात होने हैं, बाकी की पावर एक्सरसाइज होनी है, उनमें ये नॉर्मल रूल लगेगा। तो ये था कैजुअल वैकेंसी। फिर रिकॉर्ड ऑफ रेजोल्यूशन एंड मीटिंग। देखिए ये 2 अल्फाज है, रेजोल्यूशन और मीटिंग, दोनों में फर्क है। मीटिंग का मतलब क्या है भाई? जब डायरेक्टर्स मिलते हैं कोई फैसला करने के लिए कंपनी से रिलेटेड, उसे मीटिंग कहते हैं। और रेजोल्यूशन क्या है? इस मीटिंग में होने वाले फैसलों को कहते हैं रेजोल्यूशन। एक मीटिंग में बहुत सी रेजोल्यूशंस पास हो सकती हैं, बहुत से फैसले हो सकते हैं एक मीटिंग में। ठीक है, इसीलिए वो कहता है कि हमने मीटिंग का भी रिकॉर्ड रखना है और रेजोल्यूशंस का भी रिकॉर्ड रखना है। अच्छा मुझे बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मीटिंग नहीं हुई लेकिन रेजोल्यूशन पास हो गई? यानी नॉर्मली जो रेजोल्यूशन होती है वो तो मीटिंग में पास होती है ना। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मीटिंग किए बगैर कोई रेजोल्यूशन पास हो जाए? ला कहता है ऐसा पॉसिबल है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ डायरेक्टर फॉरेन कंट्रीज में हैं, कुछ डायरेक्टर जो हैं वो दूसरे शहरों में हैं। ठीक है, इस सूरत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से रेजोल्यूशन पास हो सकती है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है। अब देखें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी मीटिंग होना जरूरी है। मीटिंग होना जरूरी। क्वेश्चन में अगर वो कहता है कि जी मीटिंग पॉसिबल नहीं है किसी वजह से, लेकिन रेजोल्यूशन पास कर दिया, बताए क्या करें? तो आप याद रखें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली ऑप्शन नहीं लिखेंगे। क्यों? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली ऑप्शन के लिए मीटिंग होना जरूरी है। भाई कराची में मीटिंग हो रही होगी तो लाहौर वाला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से अटेंड करेगा ना उसको। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब है मीटिंग हो रही है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहे मीटिंग हो ही नहीं सकती किसी वजह से और रेजोल्यूशन पास करनी है, तो क्या तरीका है? तो है रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। ठीक है, अब पहले चलें, कंसेप्ट लिंक हुआ तो रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन पहले कर लेते हैं। सर्कुलेशन के थ्रू रेजोल्यूशन का, रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन का मतलब यह है मीटिंग नहीं होगी, हर डायरेक्टर अपने अपने घर में बैठा होगा। आपने सारे डायरेक्टर्स को लेटर लिखना है कि सर ये मसला है, इसके ऊपर आपकी अप्रूवल चाहिए। लेफ्ट साइड पे यस, राइट साइड पे नो, डब्बे को टिक कीजिए और इसे वापस भेज दीजिए हमें। ठीक है,
अब इस तरीके, ये है रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। लेकिन इसके असूल क्या है? पहला, रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन की इजाजत है, शराइत क्या है? रेजोल्यूशन सारे के सारे डायरेक्टर्स को सर्कुलेट की जाएगी। जैसे नोटिस सेंड करते हैं ना सारे डायरेक्टर्स को, उसी तरह ये रेजोल्यूशन भी ये नहीं कि पता चले जिन जिन डायरेक्टर ने हमारी फेवर करनी है उनको सेंड कर दिए, बाकियों को सेंड ना किए। रेजोल्यूशन ऐसे नहीं करना। रेजोल्यूशन किसको करनी है? रिटन फॉर्म में होगी, सारे के सारे डायरेक्टर को सर्कुलेट करना है, अलॉन्ग विद नेसेसरी पेपर्स। उस रेगुलेशंस को समझने के लिए जिन पेपर, जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो भी रेजोल्यूशन के साथ अटैच होगी। जैसे बताइए, पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स हमने पढ़े हैं, कुछ किसी भी पावर को बता दीजिए, कौन सी पावर थी जी? टू फिल कैजुअल वैकेंसी। तो फर्ज कीजिए कैजुअल वैकेंसी फिल करना है, तो उसमें किस डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहिए? ठीक है, 4-5 डायरेक्टर, और उन डायरेक्टर्स का बायोडाटा साथ, उसकी सीवी हर एक डायरेक्टर के साथ, ताकि पढ़ के डिसाइड कर सके किसने किसको वोट देना। तो ये नेसेसरी पेपर का मतलब ये है कि जिस मैटर के ऊपर रेजोल्यूशन पास हो रही है उससे रिलेटेड नेसेसरी इंफॉर्मेशन सारी की सारी डायरेक्टर्स को प्रोवाइड करते नहीं है, ताकि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन कर सके। फिर ये सब ने इन राइटिंग साइन करना है। ऐसे नहीं सर, रेजोल्यूशन आई तो थ्रू सर्कुलेशन रिटन फॉर्म में और फोन करके कह दिया यस सर मैं इसे एग्री करता हूं, ऐसे नहीं करना। रेजोल्यूशन आएगी भी रिटन फॉर्म में सर्कुलेट होगी, और आपने उसको यस नो करके भी रिटन फॉर्म में ही रिस्पॉन्ड करना, साइन की जाएगी। ठीक है, डायरेक्टर साइन करके यस या नो लिख के साइन कर देगा आपने। ठीक है, नो रेवोकेशन, ये अहम कंसेप्ट है, याद रखें। और ये वो लफ्ज है जो मर्केंटाइल लॉ में ज्यादा यूज होता है, लेकिन कभी कभार कंपनी लॉ में भी यूज होता है। इसलिए ऐसे अल्फाज जो मर्केंटाइल लॉ में ज्यादा यूज होते हैं, वो क्या करते हैं हम उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर ले। रेवोकेशन का मतलब क्या होता है? रेवोकेशन है रेटिफिकेशन का अपोजिट। रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि पहले किसी चीज की इजाजत नहीं है, उसके बाद सब्सिक्वेंटली उसको प्रूव करना, ये रेटिफिकेशन। रेवोकेशन क्या है कि पहले एक चीज की इजाजत दे देना, बाद में उसे कहना नहीं नहीं ये काम नहीं करना, कैंसिल, सब्सिक्वेंट कैंसिलेशन। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक डायरेक्टर पहले सर्कुलेशन में यस लिख दे, सेंड कर दे, और बाद में कहे नहीं नहीं सर नो, मेरी तरफ से इसका जवाब नो है, मैंने थोड़ा सा मजीद सोचा है, अब मुझे लग रहा है कि नो होना चाहिए। क्या अब नो किया जा सकता है? नहीं। आपने जो भी फैसला कर लिया उसको रिवोक नहीं किया जा सकता। रिवोक मीन्स सब्सिक्वेंटली कैंसिल नहीं किया जा सकता। और इसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए कि रेजोल्यूशन पास हुई है। नॉर्मली जितनी भी रेजोल्यूशन पास होती है ना, उनका रिकॉर्ड होता है मिनट्स ऑफ द मीटिंग में। मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या होते हैं? किसी भी मीटिंग के रिटन फॉर्म में उसकी समरी प्रिपेयर की जाती है कि इस मीटिंग में ये लोग आए थे, ये इस वक्त स्टार्ट हुई, ये डिसीजन हुए, ये पास हुए, ये रिजेक्ट कर दिए गए। ये सारी डिटेल जो है मीटिंग की समरी प्रिपेयर होती है, इसे मिनट्स ऑफ द मीटिंग कहते हैं। नॉर्मली जितनी भी रेजोल्यूशन पास होती हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग में उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, मीटिंग में जितनी भी रेजोल्यूशन पास होंगी। लेकिन ये रेजोल्यूशन तो मीटिंग के बगैर पास हुई है, इसका रिकॉर्ड कहां रखा जाएगा भला? सब्सीक्वेंट मीटिंग के मिनट्स में ऐड किया जाएगा इसको। इस मीटिंग का रिकॉर्ड नोट किया जाएगा, लिखा जाएगा मिनट्स ऑफ नेक्स्ट मीटिंग, यानी नेक्स्ट मीटिंग के मिनट्स में जो उस मीटिंग की रेजोल्यूशन पास होंगी उनका रिकॉर्ड तो होगा ही, साथ ही इस रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन का भी रिकॉर्ड उसमें ऐड किया जाएगा। अब वापस आते हैं, बताइए मुझे, क्या जो कोई भी बोर्ड मीटिंग हो और उसमें कोई रेजोल्यूशन भी अगर पास हुई है, जो नॉर्मली होती हैं, इनका रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आवे। कब काम आ सकती है? जब कोई शेयर होल्डर कहेगा ये तो फैसला हुआ ही नहीं था, जब वो डायरेक्टर कहेगा ये तो फैसला हुआ ही नहीं था। तो मीटिंग के मिनट सामने रखे जाएंगे, उसमें देखा जाएगा ये चीज डिस्कस हुई थी कि नहीं हुई थी। इसीलिए मीटिंग की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हो और उसमें जो भी रेजोल्यूशंस पास हुई हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाना लाजमी है। क्या कह रहा है? एवरी कंपनी शैल कीप रिकॉर्ड। हर कंपनी जो भी उसकी मीटिंग हुई है उनका रिकॉर्ड रखेगी, और जो भी उस मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुई है उनका रिकॉर्ड रखेगी। कहां पे रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा? उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में। कैसे पता चलेगा ये रिकॉर्ड ऑथेंटिक है? कैसे पता चलेगा? आप
कैसे पता चलता है? कंपनी के केस में आपसे पूछ रहा हूं, इससे हटके क्वेश्चन। आपने कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया, कैसे पता चला ये ऑफिशियल एग्रीमेंट है, कंपनी के ऊपर बाइंडिंग है? उसके ऊपर कंपनी की सील होती है और ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव यानी डायरेक्टर्स के साइन होते हैं। तो अगर कोई समरी प्रिपेयर की गई है मिनट्स ऑफ द मीटिंग की, रेजोल्यूशन की, कैसे पता चलेगा ये ऑथेंटिक है? उसके ऊपर साइन होंगे, किसके? मीटिंग के चेयरमैन के, ठीक है? करंट मीटिंग का चेयरमैन या सब्सिक्वेंट मीटिंग के चेयरमैन के साइन होंगे। ये चेयरमैन कौन होता है भला? जैसे चेयरमैन सेनेट, ठीक है? चेयरमैन सेनेट कौन है भाई? सेनेटर्स में से कोई चेयरमैन बनता है कि बाहर में से भी कोई बन सकता बंदा? सेनेटर में से चेयरमैन सेनेट बनता है। तो डायरेक्टर्स का जो चेयरमैन होगा वो डायरेक्टर में से ही कोई एक होगा कि बाहर से कोई अलग बंदा अपॉइंट किया जाएगा? डायरेक्टर में से एक। डायरेक्टर अपने में से किसी एक अच्छे बंदे को, प्रोफेशनल बंदे को अपना चेयरमैन बना लेंगे। हर मीटिंग का चेयरमैन डिसाइड होता है और वो प्रीवियस मीटिंग से डिफरेंट हो सकता है, ठीक? 15 मार्च को बोर्ड मीटिंग हुई, उस मीटिंग को मिस्टर ए ने चेयर किया, उसके मिनट्स जाहिर है फौरन थोड़ी बन जाएंगे, उसके 3-4 दिन लगेंगे, नोटिंग हो जाएगी, बाकायदा मिनट्स बनते में 2-3 ड्राफ्टिंग होने में 3-4 दिन लगते हैं। 15 मार्च को मीटिंग हुई, 20 मार्च को मिनट्स बन गए। ये चेयरमैन के पास ऑप्शन है, चाहे तो 20 मार्च को ही साइन कर दे, चाहे वो ये कहे भाई ऐसा करो अगली मीटिंग होगी ना बोर्ड मीटिंग, उसमें ये प्रेजेंट कर देना, उसमें मैं साइन कर दूंगा, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अगर अगली मीटिंग का चेयरमैन कोई और हो तो बताइए अब पिछली मीटिंग के मिनट्स को कौन साइन करेगा? नए वाला के नया पुराना में से कोई भी? नए या पुराना में से कोई भी कर सकता है, ठीक है? यही लाने में बताया है कि जिस मीटिंग के मिनट्स बन रहे हैं उस मीटिंग का चेयरमैन, या बाज़ औक़ात अगर मिनट्स बनने में डिले हो जाए और सब्सिक्वेंट मीटिंग में कोई और चेयरमैन हो तो सब्सिक्वेंट चेयरमैन भी ऑथेंटिकेट कर सकता है। उसके साइन देखे जाएंगे तो ये एज्यूम किया, क्योंकि देखें मीटिंग की वीडियो नहीं बन रही होती, इस बात का वीडियो सबूत कोई नहीं होगा कि मीटिंग में कोई फैसला हुआ था कि नहीं हुआ था। सबूत क्या समझा जाएगा? लीगली साइड में। अगर आप मीटिंग के वीडियो, इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, अगर उस मीटिंग की वीडियो भी बना के आप कोर्ट के सामने रख देना और उन्हें कहा सर ये देखिए इस मीटिंग में तो ये पूरी मीटिंग की रिकॉर्डिंग है, इसमें ये फैसला कहीं हुआ ही नहीं, लेकिन मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ये लिखा हो कि ये फैसला हुआ और चेयरमैन के साइन हो, तो याद रखिए लॉ किसकी बात मानेगा? वीडियो की नहीं, साइन की, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि जो ऑथेंटिकेटेड मिनट्स होंगे वही अब समझे जाएंगे वैलिड है। हर डायरेक्टर को इस मिनट्स ऑफ द मीटिंग की कॉपी भेजी जाएगी, कब? विद इन 14 डेज ऑफ मीटिंग। यहां पे नोट कीजिए, चाहे डायरेक्टर मांगे या ना मांगे उसे मिनट्स भेजे जाएंगे। जनरल मीटिंग के केस में असूल थोड़ा मुख्तलिफ है। जनरल मीटिंग में अगर किसी मेंबर ने मीटिंग अटेंड नहीं की ना और वो उसके मिनट्स चाहता है उसे मिले, तो कंपनी ऑटोमेटिकली नहीं उसे भेजेगी, उसे कंपनी को पहले अप्लाई करना पड़ेगा, फिर कंपनी उस बंदे को भेजेगी। लेकिन यहाँ पे हर डायरेक्टर को ऑटोमेटिकली कंपनी खुद से, चाहे वो मांगे या ना मांगे, विद इन 14 डेज ऑफ मीटिंग मिनट्स भेज देते हैं। मिनट्स को प्रिजर्व करना है, प्रिजर्व करना मीन संभाल के रखना है। जी बिल्कुल रखना है। कब तक संभाल के रखना है? क़यामत तक? नहीं, फिजिकल फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म का मतलब क्या? जैसे हार्ड फॉर्म, आपकी बुक है ना, आई कैप से आप बुक बाय करते हैं, आप दो तरह से बुक ले सकते हैं, आई कैप की बुक एक्वायर कर सकते हैं। एक फिजिकली जाके खरीद लें, वो आपको हार्ड फॉर्म में दे दे। दूसरा वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या सॉफ्ट फॉर्म। जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है फिजिकल फॉर्म में यानी हार्ड फॉर्म में 10 साल तक मेंटेन किए जाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में परमानेंट ता क़यामत, जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं हो जाती तब तक क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करना कोई मुश्किल नहीं होता। कॉपी बनाई, गूगल ड्राइव पे रख ली, सो जाए आप, अब वो ता क़यामत के लिए सेव हो गई, जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होगी। तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग और रेजोल्यूशन का रिकॉर्ड प्रिजर्व कब तक करना है? 10 ईयर्स इलेक्ट्रॉनिकली परमानेंट। ये 10 ईयर परमानेंट जेल में रखिएगा। हो सकता है आगे कोई और मीटिंग आए या कोई और चीज आए, उसके रिकॉर्ड को हमने 20 ईयर्स तक मेंटेन करना हो,
मुझे नहीं पता अभी, मैं अंदाजा लगा रहा हूं, मैं शायद कोई इस तरह की, इसीलिए हमने टाइम पीरियड हर लीगल प्रोविजन का याद करना है, इससे रिलेटेड ये टाइम पीरियड है जी। अब अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है इंडेमनिफिकेशन एंड प्रोटेक्शन। इंडेमनिफिकेशन एंड प्रोटेक्शन। इंडेमनिफिकेशन का मतलब क्या है? अब अगेन ये कंसेप्ट भी, ये लफ्ज भी मर्केंटाइल लॉ में ज्यादा यूज होता है और कंपनी लॉ में कम, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं इंडेमनिफिकेशन का मतलब क्या है। इंडेमनिफिकेशन का मतलब है किसी की नुकसान की तलाफी करना। अगर किसी बंदे को हमारी वजह से नुकसान हुआ हो तो उसके नुकसान की तलाफी करना, उसका नुकसान भरना, इसे कहते हैं इंडेमनिफिकेशन। इंडेमनिफिकेशन का कंसेप्ट है, जैसे फर्ज कीजिए कि अगर हमने सीएफओ से कहा कि आप कंपनी के बिहाफ पे, और कुछ डायरेक्टर से कहा बैंक से लोन ले सकते हैं। आपको पता है डायरेक्टर के पास लोन लेने की पावर होती है, लोन ले सकते हैं डायरेक्टर्स बैंक के पास लोन लेने के लिए गए। बैंक ने कहा मैं लोन देने को तो तैयार हूं, लेकिन सिक्योरिटी के तौर पे क्या होगा? डायरेक्टर ने कहा ये कंपनी के एसेट्स है। बैंक ने कहा ठीक है, ये एसेट्स भी सिक्योरिटी के तौर पे आ गए, लेकिन हमें एक और सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है वक्तन फवक्तन। ज्वेलरी के तौर पे आपने एसेट रखवाए, ज्वेलरी को आपने जमानत के तौर पे रखवाया, सिक्योरिटी के तौर पे, या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपने रखवाए किसी प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। तो हो सकता है जब डिफॉल्ट करे तो हमें इतने पैसे रिकवर ना हो, हमें आप पर्सनल गारंटी दीजिए। बैंक ने डायरेक्टर्स को क्या कहा? हमें आप पर्सनल गारंटी दीजिए। पर्सनल गारंटी का मतलब क्या है कि अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया, वो अपने पैसे पे ना कर सकी और एसेट्स बेच के भी पूरा लोन रिकवर ना हुआ, तो आप गारंटी दीजिए, आप जाती तौर पे अपनी जेब से पैसे निकाल के हमारा नुकसान पूरा करेंगे, बैंक का गारंटी दीजिए। अब चूंकि पैसों की जरूरत है तो प्रैक्टिकली डायरेक्टर्स ये गारंटी देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन मुझे बताइए, अगर ये गारंटी दी जाती है और बाद में डायरेक्टर ये पेमेंट करते हैं अपनी जेब से, क्या डायरेक्टर का राइट है कि ये पैसे कंपनी से रिकवर कर सकें? इसका जवाब है यस। इसे कहते हैं कि कंपनी की ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि डायरेक्टर्स को इंडेमनीफाई करें इस केस में। यह है इंडेमनिफिकेशन। कंपनी की वजह से डायरेक्टर को नुकसान हुआ तो डायरेक्टर का यह नुकसान भरा जाएगा, यह है इंडेमनिफिकेशन। लॉ क्या कहता है? कहता है, अब ये नॉर्मल रूल सुनिएगा, नॉर्मल रूल, ये मैंने इंडेमनिफिकेशन का कंसेप्ट समझाया था। अब एग्जांपल को साइड पे कीजिए और ये रूल समझिए। एग्रीमेंट टू इंडेमनीफाई, ये जो एग्जांपल मैंने दी था इंडेमनिफिकेशन का कंसेप्ट समझाने के लिए, ये इंटरनल थी एग्जांपल, यानी इसमें जो इंटरनल डायरेक्टर इन्वॉल्व थे और इसमें जो मामला चल रहे थे, यानी जो लोन लिया जा रहा था वो भी कंपनी का था, इंटरनल मामलात। अब ये जो कंसेप्ट मैं समझाने जा रहा हूं ये एक्सटर्नल पार्टीज के लिए है, एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए है। एग्रीमेंट टू इंडेमनीफाई डायरेक्टर, ऑफिसर आर नेग्लिजेंस आर ब्रीच ऑफ ड्यूटी इज वॉइड। वॉइड भी मर्केंटाइल लॉ का लफ्ज है। वॉइड का मतलब होता है ऐसी चीज जिसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं हो, जो लीगली एप्लीकेबल ना हो। क्या कह रहा है जरा उसकी बात सुनिए। कह रहा है अगर कोई भी कंपनी अपने किसी ऑफिसर के साथ, डायरेक्टर के साथ, सीईओ, सीएफओ वगैरह के साथ एग्रीमेंट करती है कि आपकी कोई अगर लापरवाही हुई, नेग्लिजेंस हुई, आपने कोई इलीगल काम किया, ब्रीच ऑफ ड्यूटी की, तो उसकी वजह से आपको जो नुकसान होगा हम नुकसान भरेंगे। अगर ये इंडेमनिफिकेशन का एग्रीमेंट किया जाए ये वॉइड है, यानी इस एग्रीमेंट की कोई कानूनी हैसियत नहीं, यानी कंपनी ने इंडेमनीफाई नहीं करना, वो खुद भुगतेगा बंदा, खुद भुगतेगा बंदा। अच्छा, यहां पे रुक के इस कंसेप्ट को कंपेयर कीजिए।
हमने तो पावर्स ऑफ ड्यूटीज में एक कंसेप्ट पढ़ा था कि मेंबर्स स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए से अगर कोई डायरेक्टर ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है उसको रेटिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो इंटरनल मैटर था कि किसी डायरेक्टर की कोई ड्यूटी लगाई, उस डायरेक्टर ने वो काम नहीं किया और कंपनी को नुकसान हुआ, तो जिनका पैसा है वो उसे रेटिफाई कर सकते हैं। यहां पे मामला इंटरनल नहीं है। अब अगेन, अभी जब मैंने प्रीवियस एग्जांपल दी कि अगर कंपनी की वजह से डायरेक्टर को लोन रीपे करना पड़ता है तो वो बाद में इंडेमनिफिकेशन कंपनी से हासिल कर सकते हैं। अगेन ये इंटरनल है मैटर। कैसे इंटरनल है? क्योंकि कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टर ने पैसे दिए तो डायरेक्टर का राइट है कंपनी से रिकवर कर सकते हैं। ये इंटरनल मैटर है। इसमें इन दोनों जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल दी, इन दोनों में इंडेमनिफिकेशन हो सकती है। ठीक है, पहले वाली इंडेमनिफिकेशन हमने वो राइट्स पावर्स ऑफ डायरेक्टर में पढ़ी, दूसरी वाली मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको दी। यहां पे किस इंडेमनिफिकेशन की बात हो रही कि अगर कोई डायरेक्टर गैर कानूनी काम करे, ब्रीच ऑफ ड्यूटी करे, उसकी इंडेमनिफिकेशन नहीं होगी। जैसे फर्ज कीजिए हमने एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया और उसे कहा कि आपने सेल परचेज करनी है। अब उस बंदे ने सेल की किसी दूसरी फॉरेन कंट्री में और डब्बों में मटेरियल की बजाय उसने हीरोइन मनशियात सप्लाई कर दी। ये इलीगल काम है, उसने अपनी ड्यूटीज का मिसयूज किया। अगर वह पकड़ा जाता है तो मुझे बताइए, और उसे कोई हैवी जुर्माना होता है या उसे कैद की सजा होती है, क्या कंपनी इस डायरेक्टर को इंडेमनीफाई करेगी ये कह के कि आप तो हमारे बिहाफ पे काम कर रहे थे? नहीं करना चाहिए, नहीं करेगी। यहां पे ये वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी या नेग्लिजेंस के मैटर्स है जिनकी वजह से एक्सटर्नल पार्टीज को नुकसान होता है या किसी लॉ की वायलेशन होती है। इन केसेस में इंडेमनिफिकेशन नहीं होगी। यह है बेसिक कंसेप्ट, बेसिक रूल। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है कि अगर कॉर्पोरेट मैटर्स में किसी डायरेक्टर के खिलाफ लिटिगेशन हो और वो सक्सेसफुल हो जाए, उस लिटिगेशन के खर्चे उसे वापस किए जा सकते हैं। नहीं समझ आई? एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्ज कीजिए एक कंपनी का सीएफओ है, एयरलाइन कंपनी है, और उसके साथ एग्रीमेंट ये हुआ कि आप हमारे कंपनी के सीईओ बने अगर एज सीईओ ऑफ कंपनी आपके खिलाफ कोई हमारा सप्लायर, कोई हमारा कस्टमर, ऐसे लोग जिनके साथ हमारी डीलिंग होती है, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता है तो आपके उस कानूनी कार्रवाई पे जितने अखराजात होंगे हम अदा करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर वो इस वजह से लीगल केस हुआ क्योंकि आप हमारी कंपनी के सीईओ हैं। ये है इंडेमनिफिकेशन। कंपनी ने सीईओ को कहा कि अगर आपके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स होगी हम आपको इंडेमनिफाई करेंगे। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये वॉइड है, सिवाय एक एक्सेप्शन के। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रख रहा हूं। पहली एग्जांपल, अगर इस सीईओ का कोई पर्सनल प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, उसके ऊपर उसके कोई खर्चे हुए, क्या कंपनी वो खर्चे इंडेमनिफाई करेगी? इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसके पर्सनल है, वो तो कंपनी के मैटर से रिलेट ही नहीं कर रहे। ये इजी क्वेश्चन था। अब जरा कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। फर्ज कीजिए बंदे को सीईओ अपॉइंट किया गया। सीईओ ने कहा जी आप लोगों के खिलाफ काफी केस चलते रहते हैं, मैं अगर सीईओ अपॉइंट हुआ तो उस केसेस को जाहिर है मुझे डील करना पड़ेगा, तो इसके खर्चे कौन देगा? कंपनी ने कहा जी खर्चे हम अदा करेंगे। सीईओ ने कहा ठीक है। एयरलाइन कंपनी थी, एक दिन क्या हुआ, प्लेन क्रैश हो गया, उसमें जो मुसाफिर थे, पैसेंजर थे, उनकी डेथ हो गई। पैसेंजर्स के रिलेटिव ने कंपनी के सीईओ के खिलाफ केस फाइल कर दिया कि इसने पायलट से ही भर्ती नहीं किया था, उसको जहाज उड़ाना आता ही नहीं था। दूसरे नंबर पे जहाज पुराना था, इसका इक्विपमेंट बेकार हो चुका था, उसके बावजूद जहाज को उड़ाने की इजाजत इसने दी, इसलिए इसके खिलाफ हर्जाने का केस था, 20 करोड़ रुपए हर्जाना। अब सीईओ इस केस को डिफेंड करता है
क्या इसको डिफेंड करने के अखराजात कंपनी इंडेमनीफाई करेगी, उसे रीपे करेगी? ये क्वेश्चन है। कंपनी ने एग्रीमेंट किया हुआ है कि हाँ जी हम रीपे करेंगे, लेकिन ये एग्रीमेंट वाइड है, सिर्फ एक सूरत में वैलिड हो सकता है, क्या? कि लीगल प्रोसीडिंग में वो सीईओ सक्सेसफुल साबित हो जाए। जैसे सीईओ कहता है नहीं सर, वजह जहाज के क्रैश होने की ये नहीं थी, वजह ये नहीं थी, उस वक्त मौसम अचानक खराब हो गया था, और मौसम की खराबी में किसी इंसान का कोई कसूर नहीं होता। अब अगर कोर्ट में ये फैसला हो जाता ना कि वाकई मौसम खराब था, इस वजह से प्लेन क्रैश हुआ, तो याद रखें इस लीगल केस पे सीईओ के जितने भी अखराजात आए हैं कंपनी उन्हें इंडेमनीफाई करेगी। अब ये एग्रीमेंट वैलिड है। ये क्यों एग्रीमेंट वैलिड? नॉर्मली तो वाइड होता है, ये एग्रीमेंट क्यों वैलिड है? क्योंकि ये लीगल प्रोसीडिंग थी कंपनी के बिहाफ पे, और इसमें सीईओ सक्सेसफुल साबित हुआ। दो चीजें में रखिएगा, लीगल केस कंपनी से रिलेट करना चाहिए, कॉर्पोरेट मैटर से, सीईओ का पर्सनल नहीं होना चाहिए, और सीईओ उस केस में सक्सेसफुल साबित हो, इनोसेंट साबित हो, फिर इंडेमनिफिकेशन होगी, वरना ये एग्रीमेंट वाइड है। ये उसकी एक्सेप्शन नीचे बताई जा रही है। यानी एक्सेप्शन का मतलब क्या है? नॉर्मली इंडेमनिफिकेशन का एग्रीमेंट वाइड है, ये एक्सेप्शनल केस है, इसमें वो वैलिड होगा। अगर फर्ज कीजिए इसी केस में कोर्ट ये फैसला देता है नहीं नहीं जहाज के पायलट की डिग्री थी नहीं, जाली डिग्री थी, इन्होंने चेक ही नहीं की, और जहाज के इक्विपमेंट की लास्ट टाइम रिकॉर्ड ये बताता है ओवरऑलिंग हुई थी 3 साल पहले, उसके बाद कभी इसकी ओवरऑलिंग ही नहीं हुई, हालांकि हर साल होनी चाहिए, ये सीईओ का कसूर है, इसको सजा मिलेगी। अब सीईओ को जो सजा मिले, जो डैमेजेस पे करने पड़े, जो 20 करोड़ पे करना पड़ा, क्या कंपनी इसको इंडेमनीफाई करेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोविजन है एग्रीमेंट टू इंडेमनीफाई एनी डायरेक्टर ऑफिसर फॉर नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी इज वॉइड। हाँ, उस सूरत एक्सेप्शन है, यानी उस सूरत में वैलिड होता अगर लीगल प्रोसीडिंग में वो सक्सेसफुल या इनोसेंट साबित हो जाता, यह लीगल प्रोविजन। लेकिन याद रखिए इस वाले इंडेमनिफिकेशन को आपने उस इंडेमनिफिकेशन के साथ मिक्स नहीं करना जो मैंने एग्जांपल दी कि लोन लिया था कंपनी के ब्याह पे, डायरेक्टर ने अपनी जेब से पे किया, उस केस में कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो डायरेक्टर को इंडेमनीफाई करेगा। क्यों? क्योंकि वो उनका इंटरनल मामला है कि कंपनी के पास पैसे नहीं थे, डायरेक्टर ने अपनी जेब से पैसे दिए और अब कंपनी ने उसको अदा करना है। जी, इंडेमनिफिकेशन कंसेप्ट क्लियर। अब आगे चलते हैं, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का कंसेप्ट क्या है ये समझते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन का कंसेप्ट समझने से पहले हमें कुछ टाइप्स ऑफ डायरेक्टर समझना जरूरी है। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, कुछ देखिए प्रोटेक्शन का कंसेप्ट मैंने होल्ड पे रखा है, पहले टाइप्स ऑफ डायरेक्टर बताऊं फिर प्रोटेक्शन बताऊंगा, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। डायरेक्टर कई तरह के हो सकते हैं। एक तो होते हैं रेगुलर रूटीन वाले डायरेक्टर, जो कौन होते हैं? जो कंपनी के डायरेक्टर भी होते हैं और कंपनी के शेयर होल्डर भी होते हैं, वो शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और नॉर्मली उनके पास शेयर होल्डिंग होती भी है। ये रूटीन के डायरेक्टर्स हैं, इनको मैं यहां पे जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि, और ज्यादातर डायरेक्टर्स यही होते हैं, ये इसी टाइप के होते हैं। कुछ डायरेक्टर ऐसे भी होते हैं जो शेयर होल्डर नहीं होते फिर भी डायरेक्टर होते हैं। याद है एक्सेप्शन में हमने पढ़ा था चीफ एग्जीक्यूटिव, और क्या पढ़ा था? होल टाइम डायरेक्टर, जिसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी कहते हैं, और नॉमिनी डायरेक्टर। यहां पे मैं बाकी के डायरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा, रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा, सीईओ की बात नहीं कर रहा। रेगुलर डायरेक्टर यानी एक डायरेक्टर वो जो शेयर होल्डर है और दूसरे वो जो शेयर होल्डर नहीं है। जो शेयर होल्डर नहीं है वो कौन से हो सकते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन से होते हैं? फुल टाइम एम्प्लॉय कंपनी का। याद है जो वो 62 साल वाला बाबा जिसका एक्सपीरियंस था, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, कंपनी की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन था? कंपनी की एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट में इन्वॉल्व। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन सा है? ये भी डायरेक्टर होता है
ठीक है। अच्छा, इसका नाम ना उस एक्सेप्शन में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए आपने ध्यान में रखना है कि ये भी उसी एक्सेप्शन में आता है। यानी कौन से केसेस में डायरेक्टर का शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है। उसमें उन एग्जाम्पल में हमने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की एग्जाम्पल पढ़ी थी, इसका शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की एग्जाम्पल नहीं पढ़ी थी, लेकिन याद रखिए सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए अपने जहन में बैठा के रखिए, लिखना नहीं है एग्जाम में, लिखनी वही 4 एक्सेप्शंस हैं जो पढ़ी हैं। कंसेप्ट बनाने के लिए जहन में रखिए कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी शेयर होल्डर नहीं होता, लेकिन ये कंपनी का डायरेक्टर होता। ठीक है। अब जरा कंपेयर कीजिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये भी शेयर होल्डर नहीं, ये भी शेयर होल्डर नहीं, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? ये एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट का हिस्सा है, यानी ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी ये कंपनी का शेयर होल्डर भी नहीं है, नॉट ए बेनिफिशियल ओनर ऑफ कंपनी और एसोसिएटेड कंपनी, कंपनी का शेयर होल्डर भी नहीं है, कंपनी की एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का हिस्सा भी नहीं है, होल वर्किंग एम्प्लॉय नहीं है। ये होल वर्किंग एम्प्लॉय होता था, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का हिस्सा या होल वर्किंग एम्प्लॉय होना एक ही बात है कि कंपनी का एम्प्लॉय है या मैनेजमेंट में है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय होता था, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता था। नॉन एग्जीक्यूटिव कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, बेनिफिशियल ओनर भी जाहिर नहीं है, वो तो ये दोनों नहीं होते थे, और कंपनी से किसी किस्म के पैसे भी, रिम्यूनरेशन भी वसूल नहीं करता सिवाय डायरेक्टर्स की मीटिंग के फीस के। आपको पता है जब कभी डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है ना, साल में 4 दफा हो या 10 दफा, हर मीटिंग अटेंड करने के पैसे मिलते हैं। किसी को 25,000, किसी को एक मीटिंग एक दिन में, किसी को 25, किसी को 50,000, हो सकता है किसी को 1 लाख भी मिल रहा हो। वो डिपेंड करता है स्केल के ऊपर कि किसका कितना एक्सपीरियंस है, वो हम आगे स्टडी करेंगे। अच्छा, मुझे बताइए, अगर एक बंदा कंपनी की मैनेजमेंट का हिस्सेदार भी नहीं है, कंपनी की मैनेजमेंट में भी शामिल नहीं है, एम्प्लॉय भी नहीं है, कंपनी का बेनिफिशियल ओनर भी नहीं है, तो उसे किस लिए रखा गया है? आउटसाइड व्यूज देने के लिए, आउटसाइड व्यूज देने के लिए। जैसे फर्ज कीजिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ये कॉलेज है, प्रिंसिपल साहब ने कॉलेज स्टार्ट किया, सीए का एक कॉलेज कराची में भी है, फर्ज कीजिए कि वो 20 साल पहले स्टैब्लिश हुआ, ये कॉलेज फर्ज कीजिए कि 2 साल पहले स्टैब्लिश हुआ। अब जो कराची में कॉलेज है उसके जो डायरेक्टर हैं उनका लाहौर वाले कॉलेज के साथ कोई लेना देना नहीं, ना वो ओनरशिप में है कॉलेज की, लाहौर वाले कॉलेज की, ना ही वो मैनेजमेंट का हिस्सा है, ना ही एम्प्लॉय है, ना ही वो किसी किस्म की रिम्यूनरेशन रिसीव कर रहे हैं। लेकिन अगर लाहौर वाले कॉलेज को किसी इशू के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है कि आईकैब के साथ ये कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है, किस तरीके से करें, क्या वो कराची वाले कॉलेज की मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं कि आपने किस तरीके से इसको टैकल किया? देखिए, नॉर्मली आपके जहन में आ रहा होगा वो तो कंप्यूटर वो क्यों बताएंगे, लेकिन सेक्टर के अंदर याद रखें कुछ चीज़ों के ऊपर कॉमन इंटरेस्ट भी होते हैं जिनके ऊपर कंपनीज एक दूसरे के साथ मिल बैठ के बात करती हैं। जैसे अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर की थी अंडरटेकिंग वाली, कि वो यूफोन और जोंग वालों ने मिलके प्रोजेक्ट लगा लिया, तो बाज़ औक़ात आपस में एक दूसरे के साथ हिस्सा की कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाती है। तो हो सकता है कि लाहौर कॉलेज की मैनेजमेंट ये प्रिंसिपल साहब डिसाइड करें कि कराची वालों का जो एक डायरेक्टर है ना, उसे हम अपने लाहौर वाले में भी डायरेक्टर बना लेते हैं। अच्छा, कराची वाले बंदे को लाहौर वाली कंपनी में डायरेक्टर बनाने का फायदा क्या होगा? ना तो वो लाहौर की एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का हिस्सा है, ना वो अपना कोई वर्किंग टाइम दे रहा है, काम कर रहा है, ना वो ओनर है। फायदा ये होगा कि वो अपना एक आउटसाइड व्यू हमारे साथ शेयर करेगा। आउटसाइड व्यू में भी जो कंपनी के रेगुलर डायरेक्टर हैं उनका कंपनी में चूंकि इंटरेस्ट है, इनकी शेयर होल्डिंग है, ये कंपनी में एम्प्लॉयज हैं, इनका कंपनी के अंदर इंटरेस्ट है,
किसी वजह से ये उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी के खिलाफ फैसला कर लें। लेकिन जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा ना, जिसका कंपनी के साथ कोई मैनेजेरियल या ओनरशिप का इंटरेस्ट नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट व्यू देगा कि ये प्रोजेक्ट करें, ये प्रोजेक्ट ना करें। ठीक है, इसमें हो सकता है, पॉसिबल है, एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉस मेकिंग हो, लेकिन चूंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है तो वो कहे नहीं इस प्रोजेक्ट को चलने दें, ये आगे चल के प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा, गलत मशवरा दे सकता है अपने इंटरेस्ट की वजह से। इसीलिए डायरेक्टर्स में जहां पे रेगुलर डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, वहां पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का भी होना जरूरी है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? जिसका कंपनी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं, मैनेजमेंट एम्प्लॉय या बेनिफिशियल ओनरशिप का। इसका होना क्यों जरूरी है? ये आउटसाइड व्यू देता है। अच्छा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के भी आगे दो टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट और नॉट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होता है जिसका कंपनी के साथ दूर दूर का कोई वास्ता ना हो। कंसेप्ट समझिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो है जिसका कंपनी के साथ कोई डायरेक्ट वास्ता नहीं है। रेगुलर डायरेक्टर का कंपनी के साथ डायरेक्ट वास्ता है, क्या? शेयर होल्डर, ओनर है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का भी कंपनी के साथ डायरेक्ट वास्ता है, क्या है? होल टाइम एम्प्लॉय है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कंपनी के साथ डायरेक्ट वास्ता नहीं है, मतलब कंपनी का डायरेक्ट ओनर नहीं है या डायरेक्ट मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन मे बी ये कंपनी की आगे किसी होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी में एम्प्लॉय हो, या उसके जो डायरेक्टर है उसके साथ कोई रिश्तेदारी हो। तो नॉन एग्जीक्यूटिव से भी एक स्टेप आगे एक डायरेक्टर आता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसका कंपनी के साथ दूर दूर का कोई रिलेशनशिप नहीं होता। यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में सिमिलैरिटी क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट में नहीं है, एम्प्लॉय भी नहीं है, ओनर भी नहीं है कंपनी का, इसकी किसी एसोसिएटेड कंपनी का। प्लस नोट कीजिए, इसमें किसी एसोसिएटेड कंपनी या होल्डिंग सब्सिडरी का एम्प्लॉय होने की बात नहीं की गई। इसमें यह कहा गया है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होगा, कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी का एम्प्लॉय हो सकता है, या कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनका भाई हो सकता है। वो यहां पे कवर नहीं हुआ, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में कवर हुआ है। यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो है जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का क्राइटेरिया भी मीट कर रहा है, प्लस एक स्टेप आगे जाके इसका कंपनी के जो होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज हैं उनके साथ भी किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, ना ओनरशिप का ना एम्प्लॉयमेंट का, और कंपनी के डायरेक्टर से भी किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, डायरेक्टर से भी कोई ताल्लुक नहीं है। ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से भी ज्यादा बेहतर जजमेंट दे सकता है, क्योंकि इसका दूर दूर तक कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। यानी इन शॉर्ट, रेगुलर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्लोजली कनेक्टेड होते हैं कंपनी के साथ। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का करीबी ताल्लुक कंपनी के साथ कोई नहीं है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, इसीलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कंपनी में होना बेहतर चीज समझी जाती है। ये इंडिपेंडेंट व्यू देते हैं, आउटसाइड व्यू अपना एक्सप्रेस करते हैं। अब ये बात आपको समझ आ गई? जरा सोचिए, अब मैं वापस चल रहा हूं जहां से बात शुरू की थी, प्रोटेक्शन से। जरा सोचिए, कंपनी के अंदर रेगुलर बेसिस पे कौन कौन से डायरेक्टर होते हैं? ये और ये। नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी के साथ परमानेंट बेसिस पे लिंक नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे कॉलेजेस में कुछ टीचर्स होते हैं परमानेंट फैकल्टी मेंबर, कुछ होते हैं विजिटिंग फैकल्टी मेंबर। वो हो सकता है मॉर्निंग में किसी और जगह काम कर रहे हो, शाम में एक आधा लेक्चर आकर डिलीवर करते हो। परमानेंट वो है जो सुबह से शाम तक कॉलेज में होता है। ये एक तरह से परमानेंट फैकल्टी मेंबर की तरह है, और ये विजिटिंग फैकल्टी मेंबर की तरह। ठीक, कॉलेज में अगर कोई गड़बड़ होती है, फर्ज कीजिए, क्या उसमें विजिटिंग वालों का कोई अमल दखल होगा? नहीं।
कॉलेज की पॉलिसी मेकिंग बनती है, उसमें चीजें डिसाइड होती हैं, उनमें इनका तो नहीं, क्योंकि इनका काम तो थोड़ा सा है, आए लेक्चर डिलीवर किया वापस गए। उसी तरह ये डायरेक्टर चूंकि मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं, ओनरशिप में इन्वॉल्व नहीं है, ये आते हैं मीटिंग अटेंड करते हैं चले जाते हैं, इसके अलावा और कोई इनका ताल्लुक नहीं होता। इसीलिए लॉ ये कहता है, सुन लीजिए लॉ क्या कहता है कि अगर कंपनी में कोई गड़बड़ होती है, कोई फ्रॉड होता है, कोई 2 नंबरी होती है, कंपनी फर्ज कीजिए पता चलता है कंपनी के गोदाम में चर्स बन रही है, मनशियात सप्लाई हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ठीक है, इंसानी स्मगलिंग हो रही है, कोई इरेगुलरिटी और टैक्स के फ्रॉड हो रहे हैं, कोई इरेगुलरिटी हो, खुद बताइए क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी रगड़ देना चाहिए कि इनको प्रोटेक्शन होनी चाहिए? इनको प्रोटेक्शन होनी चाहिए। दूसरे डायरेक्टर को पकड़ के फांसी लगाए जो रूटीन बेसिस पे है, इन डायरेक्टर्स को प्रोटेक्ट, यही बात यहां पे वो कर रहा है। सिंपल कह रहे जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, ये लिस्टेड कंपनी में होते हैं नॉर्मली, वो लायबल नहीं होगा फॉर एनी एक्ट और मिशन ऑफ कंपनी, कंपनी के किसी भी एक्ट या मिशन के लिए वो लायबल नहीं होगा। कंपनी में जो 2 नंबरी चल रही होगी वो लायबल नहीं होगा। हाँ, अगर वो 2 नंबरी उसके इल्म में थी फिर वो लायबल हो सकता है, या उसकी रजामंदी से हुई, उसकी अप्रूवल से हुई, फिर वो लायबल हो सकता है, या उसने अपना काम ही ठीक तरीके से नहीं किया। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था लेकिन एक मीटिंग में उसकी जिम्मेदारी लगाई गई थी कि सर आपने इन्वेंट्री का सारा काम चेक करना है, उसने कहा अच्छा ठीक है सही चल रहा होगा। अब हालांकि वो इंडिपेंडेंट है, नॉन एग्जीक्यूटिव है, लेकिन चूंकि अब उसने डिलीजेंटली केयरफुली अपना काम नहीं किया, स्पेसिफिकली इसकी जिम्मेदारी लगाई गई थी, अपना काम नहीं किया, अब वो लायबल होगा। वरना नॉर्मल कंसेप्ट क्या है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को प्रोटेक्शन हासिल है, कंपनी में जो 2 नंबरियां हो रही होती हैं वो उनके लिए लायबल नहीं होते, इनको कुछ नहीं कहा जाएगा। हाँ, अगर साबित हो जाए कि इनका भी हाथ था उसमें, फिर उस सूरत में इसको भी अंदर डालेंगे जेल में, वरना इनको प्रोटेक्शन हासिल होती है। किनको प्रोटेक्शन हासिल होती है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन। क्यों भला? क्योंकि ये आउटसाइडर लोग होते हैं, इनका कंपनी के साथ कोई लिंक नहीं होता, सीधा डायरेक्ट। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग को डिस्कस किया है, इंडेमनिफिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ डायरेक्टर को डिस्कस किया। रेफरेंस आपके सामने मौजूद हैं, एग्जाम्पल्स भी रिटर्न फॉर्म में आपने इनको अटेम्प्ट करना है। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।